नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कुछ लोग ये मानते हैं कि इस दुनिया से अलग भी एक दुनिया है जिसमें आत्माएं होती हैं, भूत पिशाच होते हैं, रूहानी ताकतें होती हैं और जिनका एक अलग वजूद होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को सिरे से नकार देते हैं और उस पर यकीन नहीं करते। हमारी धार्मिक मान्यताएं आत्माओं के वजूद पर यकीन तो करती है और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और दृष्टांत हैं जिसमें ये बताया गया है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है वो फिर से पुनर्जन्म लेती है। खासकर हिंदुओं में ये बात कही गई है और जो दूसरे धर्म हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें पुनर्जन्म की थ्योरी हो ना हो, लेकिन उसमें भी सोल जिसे कहते हैं आत्मा, उसके वजूद से इनकार नहीं किया गया है। लेकिन अगर इस तरह की आत्माओं और भूतों वाली चीज़ों से क्राइम की कहानियाँ जुड़ने लग जाए तो फिर वो मामले बहुत पेचीदा हो जाते हैं और वो मामले चौंकाते भी हैं। तो आज मैं आपको ऐसी एक नहीं दो कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, दो वाक़ये सुनाने जा रहा हूँ जिसमें जुर्म के मामलों के साथ आत्माओं का या फिर मर चुकी आत्माओं का ऐसा जुड़ाव सामने आया है जो हैरान करता है। पहली कहानी है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के तेतेलपाड़ा गांव की। इस गांव में खलिहान के पास इसी साल 6 जनवरी की रात को एक शख्स खड़ा था, 6 जनवरी 2023। और इतनी सर्द रात को गांव के खलिहान के पास एक आदमी को जब संदिग्ध हालत में गांव के ही कुछ लोगों ने देखा तो फिर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस आदमी के पास पहुंचे और जैसे ही उसके नज़दीक गए तो उन्होंने देखा कि खलिहान में पुआल के ढेर के नीचे से एक इंसान की लाश जो है वो आधी नज़र आ रही है और आधी पुआल के ढेर में ढकी हुई है। अभी अपने आप में एक अजीब सी बात थी, एक शॉकिंग जिसे कहते हैं कि शॉकिंग वो था, दृश्य था, मंजर, आईसाइट। तो लोगों ने उस आदमी से पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये लाश यहाँ कैसे, तुम कौन हो? तो वो आदमी बगले झांकने लगा। वो सीधे तरीके से गांव के लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जब गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि अब सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैं पास के ही एक दूसरे गाँव का रहने वाला हूँ और इसी बीच मैंने देखा कि ये खलिहान में पुआल के ढेर के नीचे से ये लाश जो है वो झांक रही है, तो मैं रुक गया। गांव वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और गांव वालों को लगने लगा कि अगर खलिहान के नीचे इस तरह से लाश पड़ी हुई है तो इसे तो वो नज़र ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब तक गांव वालों को भी वो लाश नज़र नहीं आई जो वहीं रहते हैं, तो फिर इसने कैसे देख लिया। और कुछ देर पहले भी लोग वहाँ थे, तब भी लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया था। लाश जो है वहाँ बाहर निकली हुई थी, जिसे देख कर लग रहा था कि शायद जो है उस डेड बॉडी को किसी ने खींच कर बाहर निकाला है। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को समझ में आई तो लोगों ने उस आदमी को पकड़ा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस आदमी का नाम दाखिल माझी है। अब दाखिल माझी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो शुरू में तो वो आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में उसने ये मान लिया कि उस शख्स का कत्ल जो है वो खुद उसी ने किया है। और न सिर्फ उसने किया है, उसके साथ उसके 3 और साथी इस मर्डर में शामिल हैं, जिनका नाम है सुंदर यादव, चरण सिंह यादव और पतिराम। पुलिस ने एक एक कर दाखिल माझी की निशानदेही पर उसके बताने के बाद उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया और साथ ही जो डेड बॉडी उस खलिहान में पुआल के ढेर के नीचे से बरामद हुई थी, उस डेड बॉडी को पुलिस ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भिजवा दिया। जब फॉरेंसिक जांच हुई तो यह भी पता चला कि उस इंसान की मौत जो है एक सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को पुआल के ढेर के नीचे छिपा दिया गया था, क्योंकि उसके बॉडी पर बहुत सारे इंजरी मार्क लोगों को नजर आए, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को नजर आए। अब ये जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, इनसे पूछा गया कि कहानी क्या है, तुमने उस इंसान की हत्या क्यों की तुम लोगों ने और क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि जिस इंसान की उन्होंने जान ली उसका नाम बिरोचन है और उसकी उम्र 58 साल की थी और वो एक तांत्रिक है। पुलिस अब कत्ल की वजह जानना चाहती थी,
तो कत्ल की वजह के तौर पर ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, दाखिल माझी और उसके बताने के बाद 3 और लोग, उसमें से एक आदमी जिसका नाम पतिराम था, उसने ये बताया कि अब से कुछ महीने पहले उसके 13 साल के बेटे की अचानक घर में मौत हो गई थी। और जब उसके 13 साल के बेटे की यूं जान चली गई, जिसे कोई बीमारी या कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, तो उसे लगने लगा कि उसके घर पर, उसके परिवार पर ज़रूर कोई ऊपरी साया है, और इस साये से निजात पाने के लिए और घर के बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वो किसी तांत्रिक की तलाश में था। और अपने एक दोस्त की मदद से वो बिरोचन नाम के इस तांत्रिक से मिला, और बिरोचन ने तंत्र मंत्र के नाम पर उससे 65,000 रुपये लिए। और इसके बाद जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, वो तांत्रिक क्रियाएं बिरोचन ने पतिराम और उसके परिवार के बाकी लोगों से करवाई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद फिर से पतिराम के परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक करके घर के सारे लोग फिर से बीमार होने लगे, और तब पतिराम को लगा कि तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के नाम पर और उन्हें रूहानी ताकतों से छुटकारा दिलाने के नाम पर उसके रुपए ठग लिए हैं। इसके बाद वो 65,000 रुपये उस तांत्रिक से वापस मांगने लगा, लेकिन आपको पता है एक बार हाथ से निकला हुआ पैसा कहाँ वापस आता है। तो बिरोचन जो है वो पैसे देने से लगातार इनकार कर रहा था, मना कर रहा था। एक दिन पतिराम ने अपने बाकी दोस्तों, जिसमें दाखिल माझी, सुंदर यादव, चरण सिंह यादव, ये सारे लोग थे, इनको लेकर जो है इन्होंने बिरोचन नाम के उस तांत्रिक के ठिकाने पर धावा बोला। इत्तेफाक से तांत्रिक उस वक्त वहाँ अकेला था, और वहाँ से इसको उठा कर ले आए और उसे बुरी तरह से मारा पीटा। इतना मारा पीटा कि उसकी जान ही चली गई। और जब जान चली गई तो उन्होंने उसकी लाश को इसी गरियाबंद ज़िले की, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के तेतलपाड़ा गांव में एक खलिहान में पुआल के ढेर के नीचे रात के अंधेरे में छुपा दिया। तब गांव के सारे लोग सो रहे थे, और इन लोगों ने लाश वहाँ छुपाने के बाद ये वहाँ से फरार हो गए, और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई कि पुआल के ढेर के नीचे कोई लाश भी पड़ी है। इसके बाद कुछ दिन गुजरे, लेकिन उस लाश के बारे में किसी को कोई खबर या कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब कत्ल का ये मामला अब तक ढका छुपा था, किसी को उस तांत्रिक के कत्ल के बारे में या उसकी लाश के बारे में भी जानकारी नहीं मिली थी, तो 6 जनवरी की रात को दाखिल माझी नाम का वो शख्स खलिहान के पास क्या करने पहुंचा था, और क्यों वो उस लाश को पुआल के ढेर से बाहर निकाल कर वहाँ कोई हरकत कर रहा था या वहाँ पर खड़ा था। गांव वालों ने जब उसे देखा, उस वक्त दाखिल माझी के उसी लाश के पास पहुंचने का मकसद क्या था, जिस आदमी की उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ रोज़ पहले हत्या की थी। तो इसका ये सवाल जब पुलिस ने दाखिल माझी से पूछा, तो उसने जो जवाब दिया, उस जवाब ने पुलिस वालों को भी हैरान किया। दाखिल माझी ने यह कहा कि जब से उसने बिरोचन की हत्या की थी अपने साथियों के साथ मिलकर, तब से वो लगातार मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसके सपने में लगातार वो तांत्रिक आता है, और वो तांत्रिक आकर उसे डराता है और कहता है कि उसकी हत्या करके उन लोगों ने ठीक नहीं किया है, अब उनकी भी ज़िंदगी में तबाही आने वाली है, वो भी बहुत परेशान होने वाले हैं, और इस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाता है। और चूंकि कई दिन गुजर गए, कत्ल की बात सामने नहीं आई थी, ये राज दफन था, लेकिन वो सपनों की वजह से, तांत्रिक के सपनों की वजह से इतना ज़्यादा परेशान था कि वो इससे मुक्ति पाना चाहता था, और कुछ इसी इरादे से वो 6 जनवरी की रात को उस खलिहान में पहुंचा था, जहां उसने वो लाश निकालकर उस लाश के पास खड़ा होकर वो उससे माफ़ी मांग रहा था, उससे प्रार्थना करने गया था कि सपनों में आना बंद करो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन इत्तेफाक से एक लाश से माफ़ी मांगने की उसकी ये सोच या सनक जो भी कहे, उसने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया, जिसका दूर दूर तक किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। तो वजह अगर हम देखें तो वजह जो है वो एक मृत आत्मा का सपनों में आना साबित हुआ, जिसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का उस तरह का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कातिल जो है वो हाथों हाथ पकड़ा गया था मौके पर, और वहाँ न सिर्फ पकड़ा गया, उसकी निशानदेही पर बाकी लोग पकड़े गए और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन ये सब करने के लिए इन कातिलों को जिसने मजबूर किया वो एक मृत आत्मा थी।
आप चाहे तो इस कहानी पर यकीन करें, चाहे तो इस कहानी पर यकीन न करें, लेकिन जो घटनाक्रम है वो कुछ ऐसा ही है। और इस मंच से मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कहानी या इन कहानियों को सुनाने का मकसद, हमारा इरादा कतई अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे इर्द गिर्द आती रहती हैं जिन चीज़ों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। तो इन चीज़ों के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें स्वविवेक से, अपने बुद्धि से, अपने विजडम से ये फैसला करना चाहिए कि हमें किस बात पर कितना यकीन करना है और किस पर यकीन नहीं करना है। और आइए अब दूसरी कहानी। इस दूसरी कहानी का ताल्लुक भी छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से। कोरबा ज़िले में एक जगह है रामपुर। इसी रामपुर कस्बे से 24 साल की एक लड़की अंजू यादव आज से तकरीबन 6 महीने पहले अपने घर से गायब हो गई थी। अंजू की गुमशुदगी के बाद उसके माता पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और अपने तौर पर भी उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें अंजू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। किसी नाते रिश्तेदार, जानकार, किसी को उनकी बेटी के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब ये लड़की कहाँ चली गई, ये अपने आप में एक पहेली थी। पुलिस वाले भी ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन पुलिस वालों को भी अंजू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अंजू का एक प्रेमी भी था जिसका नाम गोपाल है। पुलिस ने गोपाल से भी उस वक्त पूछताछ की थी, लेकिन गोपाल भी अंजू की गुमशुदगी से बिल्कुल अनजान था और उसने पुलिस को बताया कि वो तो खुद ही अंजू को तलाश रहा है, इतने दिनों से वो गायब है और कहाँ है उसे भी कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरह से गोपाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गोपाल को भी क्लीन चिट दे दी थी और ये गुमशुदगी का मामला धीरे धीरे जो है वो पुलिस की फाइलों में धूल खाने लगा था और इसे लोग भुलाने लगे थे, सिवाय उस परिवार के जिन्होंने खुद अपनी बेटी खोई थी। लेकिन 6 महीने बाद एक रोज़ ये मामला अपने आप सुलझ गया। अब आप कहेंगे कि एक ऐसा मामला जो 6 महीनों में बिल्कुल नहीं सुलझा, जिसके बारे में कोई सुराग, कोई क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ कर ली, यहाँ तक कि गायब हुई लड़की के प्रेमी से भी पुलिस ने पूछताछ की, तो भी नहीं पता चला। अब 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि यह मामला सुलझा? तो 6 महीने के बाद ये हुआ कि कातिल खुद अपने पैरों पर चलकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस के पास आकर ये कहा कि अंजू अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि मैं उसकी हत्या कर चुका हूं और न सिर्फ हत्या की है, उसकी लाश मैंने दफना दी है। और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि अंजू का प्रेमी गोपाल ही था। पुलिस ने उस लड़के से कहा कि तुमसे तो हमने पहले भी पूछताछ की थी, तब तो तुमने कहा था कि तुम खुद ही अंजू को ढूंढ रहे हो, मगर अब तुम खुद आकर बता रहे हो कि तुमने अंजू की हत्या कर दी, ऐसी क्या बात हो गई? तो गोपाल ने कहा कि वो पिछले 6 महीनों से नहीं सो पाया है। इन 6 महीनों से हर रोज़ उसके सपने में उसकी गर्लफ्रेंड अंजू आती है और वो उसे डराती है, उसे लानतें देती हैं और कहती है कि उसकी हत्या करके उसने ठीक नहीं किया। और इन 6 महीनों से नहीं सोकर उसकी हालत ऐसी हुई है कि अब उसके लिए एक एक दिन, एक एक लम्हा गुजारना भारी पड़ रहा है और उसे अब ये लगने लगा था कि अगर वो अपने जुर्म का इकबाल नहीं करता है, जाकर पुलिस के सामने ये बयान नहीं देता है कि उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है और अपने किए का प्रायश्चित नहीं करता है, तो शायद उसे अंजू की आत्मा से और लगातार उसके सपने में आने की ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो सिलसिला चल रहा है, इससे छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल करने का फैसला किया और अब वो थाने आया। पुलिस ने उसकी बात तो सुन ली, उसकी बात पर यकीन भी कर लिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने कत्ल किया है तो तुमने लाश कहाँ फेंकी, कहाँ उसे ठिकाने लगाई, ये बताओ, तब हम तुम्हारी बात पर और यकीन करें। हालांकि यहाँ कातिल खुद कह रहा था, पुलिस भी उस पर यकीन कर रही थी। ऐसा नहीं कि पुलिस उसे क्लीन चिट देने पर आमादा थी, लेकिन पुलिस इसको इंश्योर करना चाहती थी कि अगर ये कोई क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम के पीछे कोई और लॉजिक या कोई और प्रूफ है या नहीं। तो जब पुलिस ने गोपाल से ये बात कही तो गोपाल जो है खुद पुलिस वालों को एक सुनसान ठिकाने पर ले गया, जहाँ पर उसने एक ख़ास जगह को दिखाकर इशारा करते हुए बताया कि यहीं उसने अंजू की लाश आज से 6 महीने पहले दफनाई थी। पुलिस ने जेसीबी बुलवाई और उस जेसीबी से उस जगह की खुदाई शुरू हुई और खुदाई शुरू होते ही हड्डियों की शक्ल में, कंकाल के शक्ल में अंजू की लाश बाहर निकल आई। और इस तरह 6 महीने तक गुमशुदगी का एक ऐसा मामला जिसे सुलझने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, जिसके सुलझने का कोई और छोर पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, अचानक वो एक रोज़
अचानक ही सुलझ गया वो मामला, और सुलझने के पीछे जो वजह सामने आई वो वही वजह सामने आई जो पिछली कहानी में मैंने आपको सुनाई थी उसमें सामने आई थी, यानी मरने वाले शख्स का सपने में आकर कातिल को इतना परेशान करना कि कातिल का खुद दुनिया के सामने आकर अपना जुर्म कबूल लेना। बस आज की कहानियाँ यहीं तक। आज एक की जगह दो कहानियाँ मैंने आप सबको सुनाई। हालांकि ये कहानियाँ अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कोई ऐसा बहुत इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन वाली बात नहीं है, बल्कि ये कत्ल के वैसे मामले थे जो अनसुलझे थे लेकिन अचानक सुलझे और अपने आप सुलझे, और सुलझने के पीछे जो है वो कुछ पारलौकिक गतिविधियाँ और आत्मा वाली बातें सामने आई। तो मुझे लगा कि ये अजीब सी बात है ज़रूर, लेकिन तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये कहानी मुझे साझा करनी चाहिए और मैंने आपको ये कहानी सुनाई। जय रॉय जी ने कमेंट किया है, उन्होंने स्टोरीज़ के प्रेजेंटेशन को लेकर तारीफ़ की है, बहुत बहुत धन्यवाद जया जी आपका। संगीता हेगड़े जी ने भी कमेंट किया है, हमारी दर्शक है रेगुलर, और उनका कहना है कि ये जो कमेंट प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद, कहानियों के ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ता हूँ, इस सिलसिले का अंत हो जाना चाहिए क्योंकि ये वक्त ज़ाया करने के सिवाय और कुछ नहीं है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, प्लीज़ अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों की बातें शेयर करता हूँ तो एक तरह से ये 2 वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप लोग भी ऑब्वियसली थोड़ा कनेक्टेड फील करते होंगे। अदरवाइज़ क्राइम तक के इस मंच पर आना, कुछ बोलना और निकल जाना, वो ऑब्वियसली मैं कर ही सकता हूँ। वीसी मांडविया जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। वाहिद अली जी और निशांत चौहान जी का कमेंट आया है। अजय कुमार सिंह ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है। नितिन पॉटर जी ने भी अपनी बात कही है। विजेंद्र सिंह जी हैं, अली इमरान हैं, देवराज शर्मा सिलीगुड़ी से हैं, मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, जॉर्ज माइकल हैं। इन्होंने ये लिखा है कि अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए और ख़ासकर बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति वायलेंट ना हो जाए, इससे बच्चों को रोकने के लिए और उन्हें एक तरह से सही शिक्षा देने के लिए उन्हें सही संस्कार देना और घर में डूज एंड डोंट्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और शंकर आसोडा जी है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, अपना कमेंट किया है। विनोद बीरखानी जी, प्रिया सलाम हैं, रवि चौहान जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। संजय टीकर ये इटारसी मध्य प्रदेश की एक कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं, मैं उससे रिलेटेड रिसर्च करूंगा, अगर संभव हो पाया तो ज़रूर वो कहानी आप सबके सामने लेकर आऊँगा। संजीव कुमार गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखी है। परमिंदर सिंह, जिदान खान और रागनी कमडिया, इन्होंने लिखा है कि यूपी में अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रदीप कुमार जी ने भी कमेंट किया है, आई लव इंडिया के नाम से एक आईडी है। इन्होंने लिखा है कि वीकली 1 डे शेयर अनसॉल्व्ड स्टोरी, आई लाइक क्राइम तक स्टोरीज। इन्होंने एक सुझाव दिया है, ये सुझाव अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इन्होंने कहा है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन अनसुलझे जुर्म के मामलों को भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर पेश कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये आइडिया अच्छा है, इस पर भी मैं काम करने की कोशिश करूँगा। नवीन दर्जी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। स्वादेर बाहर बांग्ला के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन उन्होंने जो बात लिखी है मैं वो समझ नहीं पाया। उन्होंने आधा इंग्लिश में लिखा है और आधा पता नहीं कौन से लैंग्वेज में है। एनीवे, मनोज प्रभाकर जी ने भी अपनी बात लिखी है और घनश्याम साओ इन्होंने भी कमेंट किया है। इस तरह से और बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। सारे लोगों के कमेंट मैं एक दिन में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए, इसी तरह वीडियोस देखते रहिए और अपनी राय देते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।